हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज का दिन बहुत खास है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त को 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑन दिस डेट 8th of August 1942 Indian National Congress launched the final movement called Quit India Movement. So on this occasion let us discuss few very important things about Quit India Movement. इसके बारे में जानते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं जो यूजुअली हमको किताबों में नहीं मिलती हैं। तो क्या है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, किन हालातों में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेज़ बिना भारतीयों से बात किए हुए भारत को वॉर में ढकेल देते हैं। सितंबर में वॉर शुरू हो जाती है और जल्दी ही ये पाया जाता है इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन मेड पार्टी टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारत का वॉर से कोई संबंध नहीं है, भारत तो एक स्लेव कंट्री है, इसलिए भारतीय वॉर में पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। इधर जापान ईस्टर्न थिएटर में बहुत पावरफुल नेशन है, जापान को रोकने के लिए भारतीयों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये सोचते हुए अंग्रेज़ पूरी कोशिश करते हैं कि भारतीयों का भी रियल सपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़रूरी होगा, इसलिए वो भेज देते हैं यहाँ पर अगस्त ऑफ़र। अगर यहाँ पर अगस्त ऑफ़र दिया जाता है, जो वायसरॉय लिनलिथगाओ है अगस्त ऑफ़र देता है और वॉर में सपोर्ट करने के लिए कहता है और कुछ वायदे भी होते हैं। भारतीय राज़ी नहीं हैं, वो लिनलिथगाओ का ऑफ़र अगस्त ऑफ़र रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में फिर भेजा जाता है इंग्लैंड से स्टैफर्ड क्रिप्स को। स्टैफर्ड क्रिप्स एक लेबर पार्टी का नेता है और लेबर पार्टी भारतीयों के सपोर्ट की बात अंग्रेज़ी पार्लियामेंट में करती है। जब ये सुना भारतीयों ने कि इंग्लैंड से स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा जा रहा है भारतीयों से बात करने के लिए, तो बड़े होपफुल हो गए। अगर क्रिप्स आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ यूज़फुल भारतीयों के लिए होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव होने वाला है। स्टैफर्ड क्रिप्स आता है, डिस्कशन करता है, डिस्कशन होल्ड करता है, काफ़ी कुछ चीज़ों पर राज़ी भी हो जाता है और वो ये कहता है जैसे ही हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म होंगी, वॉर ख़त्म होगी, आपकी संविधान सभा बना दी जाएगी। काफ़ी बातें की जाती हैं, लेकिन स्टैफर्ड क्रिप्स को मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है। जब क्रिप्स का मिशन, क्रिप्स प्रपोजल्स फेल हो गए, तो ये पहला बड़ा कारण था जब भारतीयों ने सोच लिया है जब क्रिप्स जैसा व्यक्ति जो हमारे लिए पॉजिटिव बात ही करता है, हमारे सपोर्ट की बात करता है, जब वो ही कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अब वो सोचने लगे हैं कुछ होना ज़रूरी है। 1942 में जब कांग्रेस की मंत्रिमंडलों ने इस्तीफ़ा दे दिया था वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद और भारत को वॉर में ले जाने के खिलाफ, उसके बाद से कुछ गतिविधि हो ही नहीं है। लेकिन अब वो हालात बनने लगे हैं जब कांग्रेस एक्टिविटी मोड में आ जाएगी। उधर साउथ ईस्ट एशिया में जापानियों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया है और पूरा साउथ ईस्ट एशिया हैड बीन कैप्चर्ड बाय जैपनीज़ एंड जैपनीज़ हैड कम टू नियर टू इंडिया। इट वॉज अंडरस्टूड एट दैट टाइम सून मद्रास शैल बी कैप्चर्ड बाय द जैपनीज़। मद्रास को जैपनीज़ कैप्चर कर लेंगे। ऐसे में जब जापान ने साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर किया था, हुआ ये, उस समय जितनी अंग्रेज़ी सेना थी, ऑफिसर्स थे, वो सब वहाँ से भाग खड़े हुए और भारतीय सैनिक और जो भारतीय अधिकारी थे सेना के, वो सबके सब वहाँ रह गए, जिनको जापानियों ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया। मतलब भारतीयों को उन्होंने जापानियों के सहारे छोड़कर भाग आए वहाँ से और भारतीय बंदी बना लिए गए। जब जापान इतना क्लोज आ गया है तो ओबियसली लगा है कांग्रेस को कि अगर जापान भारत पे कब्जा कर लेता है, शायद अंग्रेज़ ऐसा ही करेंगे, भारत छोड़ देंगे, हमारे डेस्टिनी तो वही रहने वाली है, हमारे मास्टर्स चेंज हो जाएंगे। इससे पहले कि जापान का अटैक हो और भारत कैप्चर जापान द्वारा हो, हमको कुछ ना कुछ बड़ा कर लेना है। एक कारण ये भी था, अंग्रेज़ जो भागे हैं वहाँ से, शायद यही रिपीट कर देंगे भारत में इन द इवेंट ऑफ एग्रेशन ऑफ जैपनीज़ ऑन इंडिया, लेट अस डू समथिंग। और 1942 तक आते आते हालात भी ऐसे बन गए हैं कि अब एक एलियन गवर्नमेंट को भारतीय नहीं स्वीकार करने को तैयार हैं। फ्रीडम स्ट्रगल अपनी मैच्योरिटी पे आ रही है, हालात भी ऐसे बनते जा रहे हैं। तो वो जो उस समय का माहौल था वो भी काफ़ी सपोर्टिव था। इन सारे बड़े कारणों की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो ही जाता है। वैसे तो कांग्रेस 2 साल से टाल रही है कि जो हिटलर का नाजीवाद है उसका पतन होना चाहिए, दमन होना चाहिए, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है और क्विट इंडिया का माहौल बनने लगता है। तो ये बैकग्राउंड था क्विट इंडिया के माहौल का। कैसे होता है, कैसे कैसे बात होती है, इलाहाबाद से वर्धा, वर्धा से बॉम्बे,
यहाँ से बात शुरू होती है। सबसे पहले तो अप्रैल 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग इलाहाबाद में होती है और यहाँ पर बात की जाती है कि यस लेट अस स्टार्ट वर्किंग फॉर इंडिपेंडेंस। अब शुरू कर देते हैं काम, अब काफ़ी कुछ देख लिया हम लोगों ने, क्रिप्स का प्रपोजल भी फेल हो गया है, अब रुकना बिल्कुल सही नहीं है। तो पहली मीटिंग तो इलाहाबाद में होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। उसके बाद वर्धा जुलाई में कांग्रेस वर्किंग ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलती है और वर्धा में पास कर देती है वर्धा रिजोल्यूशन, जहाँ पर ये ये 14 मई 1942 को पास होता है। एंड इट कॉल्ड अपॉन द ब्रिटेन टू ट्रांसफर पावर एंड क्विट इंडिया इमीडिएटली सो दैट जैपनीज अटैक इंडिया कुड बी अवॉइडेड। भारतीयों अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देने की बात करते हैं। वर्धा में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 लोगों की कोर कमेटी होती थी, उसने वर्धा रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि अब भारत छोड़ देना पड़ेगा अंग्रेज़ों को, ऐसी वो कहने लगते हैं। और इसी को आगे ले जाते हुए अगस्त 1942 में बॉम्बे में मीटिंग होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। अंग्रेज़ों को तो उन्होंने बोल दिया है कि भारत छोड़ो, जैपनीज अग्रेशन हमको अवॉइड करना है, लेकिन अंग्रेज़ों से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, वर्धा रेजोल्यूशन को हम रेटिफाई करके आगे बढ़ाते हैं और अपने मूवमेंट की तैयारी करते हैं। ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है जो 8 अगस्त को बॉम्बे में होती है, यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते हैं, उस समय उनकी प्रेसिडेंटशिप में ही हो जाता है। और यहाँ पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हो जाता है 8 अगस्त 1942 को, अगस्त रेजोल्यूशन भी कह देते हैं। यहाँ पर ये पास हो जाता है। अब कांग्रेस बिल्कुल फुल फ्लेजेड मूड में है कि एक बड़ा सा मूवमेंट शुरू करते हैं। 8 अगस्त को रात तक गांधी जी लोगों से बात करते हैं। बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में लंबी सी मीटिंग होती है, बात हो रही है और यहीं पर गांधी जी ने कुछ बड़ी बात भी कह डाली है। उन्होंने बोला है, एक बड़ी स्पीच दी है, बड़ी इम्पैक्टफुल स्पीच दी है। वो कहते हैं, आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी मूवमेंट, और हो सकता है तो सुबह होने से पहले मुझको आज़ादी चाहिए है। आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मैं अब किसी भी बात पे राज़ी नहीं हूँगा, अब तो मेरा जो फाइनल एम है वो इंडिपेंडेंस ही हुआ करता है। कोई टॉक्स नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, अब तो चाहिए पूर्ण स्वराज। तो यहाँ गांधी जी कह देते हैं कि सुबह होने से पहले अगर मिल जाए तो मैं वो चाहूँगा। मतलब इतनी ईगरनेस है इस समय भारतीयों में आज़ादी के लिए और वो तैयार है अपने हालात अपने हिसाब से, अब हम इसको लेके रहेंगे। यहाँ पर गांधी जी उसी दिन कहते हैं, आपको देता हूँ एक मंत्र जिसको आप इम्प्रिंट कर लीजिए, अपने हार्ट पे इम्प्रिंट कर लीजिए, अपनी हर सांस में इसे ढाल लीजिए, और ये मंत्र है डू और डाई, करो या मरो का नारा दे देते हैं। गांधी जी भी रेडी हैं कि इन वट एवर इज़ द इवेंचुअलिटी जस्ट गो एंड टेक इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। या तो भारत को आज़ाद ही करा लेंगे या आज़ादी के इस रास्ते पर मर जाएंगे, लेकिन वी शैल नॉट लिव टू सी द परपिचुएशन ऑफ स्लेवरी। लेकिन इस गुलामी की जो परपिचुएशन है, कंटिन्यूएशन को देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहते। हमारा अटैम्प्ट तो अब भारत को आज़ाद कराने का ही है, यही हमारा कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ पर डू और डाई का अटैम्प्ट दे देते हैं और एक बहुत ही इम्पैक्टफुल उनका ये भाषण होता है। यहाँ पर जब गांधी जी ये भाषण दे रहे हैं तो कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये मूवमेंट उस समय ही शुरू हो जाएगा। ये बात तय हो रही है कि कांग्रेस कमेटीज़ आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी, उसके हिसाब से मूवमेंट चलाया जाएगा और नॉन वायलेंस के बेस पे चलाया जाएगा, ऐसा अंडरस्टूड माना जाता है। लेकिन इससे पहले कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ पास हो पाती, 9 अगस्त की सुबह होते तक ये मूवमेंट अपने आप ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया है और सीक्रेट लोकेशंस पर भेज दिया है। आम जनता को नहीं पता उनके नेता कहाँ अरेस्ट करके रखे गए हैं। गांधी जी को आगा खान पैलेस पूना भेज देते हैं। इस तरीके से मूवमेंट शुरू हो जाता है, 3-4 महीने चलता है और लेकिन बाद में इसका दमन हो ही जाता है। सारे नेता जेल में हैं। ऐसे में ये जो नारा आया है कि भारत छोड़ो, ये नारा बात निकल के आती है, नारा दिया किसने? क्या कांग्रेस कमेटी ने नारा दिया है या किसने दिया? ये चीज़ें हमें यूजुअली बुक्स में नहीं मिलती हैं। इसको हम देख लेते हैं। जब मूवमेंट शुरू, इसको हमें पता लगता है, एक किताब है गांधी जी एंड बॉम्बे, एक स्क्रॉल नामक एक पत्रिका है, वहाँ से मुझको ये मिला तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। गांधी जी एंड बॉम्बे नामक किताब में के गोपाल स्वामी ने लिखा है कि क्विट इंडिया का नारा कैसे अडॉप्ट किया गया।
गांधी जी चाहते थे एक बड़ा ही पावरफुल स्लोगन बनाया जाए, इसलिए कई लोगों से वो मशवरा कर रहे हैं कि क्विट इंडिया का स्लोगन क्या होना चाहिए। किसी ने कहा कि गेट आउट का नारा दे देते हैं। गांधी जी ने गेट आउट के नारे को इम्पोलाइट कहते हुए रिजेक्ट कर दिया, मतलब पहले लोगों ने बताया कि गेट आउट कर देते हैं। राजगोपालाचारी बोलते हैं रिट्रीट या विड्रॉ का नारा दे देते हैं, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं पा पाया। राजगोपालाचारी का जो विड्रॉ और रिट्रीट है ये भी नहीं हो पाया। लेकिन गांधी जी को यूसुफ मेहरअली, बॉम्बे के एक नेता हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी है उससे जुड़े हुए हैं, वो एक नारा देते हैं क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। जब वो क्विट इंडिया का नारा देते हैं वो तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है, इम्पैक्टफुल लगता है। इस तरीके से यूसुफ मेहरअली नाम के नेता, इनका ना दिया हुआ नारा है क्विट इंडिया और बन जाता है, इसका नाम फेमस हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। यूसुफ मेहरअली ने एक बुकलेट भी लिखी थी क्विट इंडिया के नाम से। ही ऑल्सो रोट ए बुकलेट बाई द नेम ऑफ क्विट इंडिया। इस तरीके से यूसुफ मेहरअली ने नारा दिया था क्विट इंडिया का। वो बड़े ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने किसी मूवमेंट का नारा दिया है। उससे पहले 1928 में साइमन कमीशन जब आया था तो साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहरअली ने ही दिया था। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन भेजा गया है कि जो भारतीयों को कानून देना है 1919 में जो दिया था उसका रिव्यू होना है, और 1929-30 में जो रिफॉर्म्स भारतीयों के लिए आने हैं उनकी सूरत क्या हो ये तय करेगा कौन। ये एक अंग्रेज़ों का कमीशन आया है, साइमन कमीशन आया है। साइमन कमीशन में सारे अंग्रेज़ ही हैं, सारे अंग्रेज़ों का ही सारा का सारा कमीशन है, ऑल वाइट कमीशन है। भारतीय एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो शुरू कर देते हैं साइमन कमीशन एजिटेशन। उसका नारा बन जाता है साइमन वापस जाओ। ये भी 1928 में दिया था यूसुफ मेहरअली ने। तो यूसुफ मेहरअली नारों के लिए मशहूर माने जाते हैं, तो उन्होंने 2 नारे दिए, क्विट इंडिया और साइमन गो बैक। ये जो मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी दौरान जब 8 अगस्त की रात या सुबह तक सभी नेता अरेस्ट हो जाते हैं, तो 9 अगस्त को जो ग्वालियर टैंक था जहाँ पर वो गांधी जी का भाषण चल रहा था बॉम्बे में, वहाँ पर ट्राई कलर फहराती हैं, होइस्ट करती हैं। यहाँ पर ग्वालियर टैंक मैदान, यहाँ पर अरुणा आसफ अली ये कहते हैं जब सभी नेता अरेस्ट हो गए हैं तो अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस के सेशन को चलाया एक तरीके से, और यहाँ पर वो ट्राई कलर होइस्ट करती हैं। अरुणा आसफ अली ट्राई कलर होइस्ट करती हैं ग्वालियर टैंक मैदान पर 9 अगस्त 1942 को, जब सारे बड़े बड़े नेता अरेस्ट हो जाते हैं। और उन्होंने जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया और लोगों के साथ मिलकर किसी तरीके से मूवमेंट को अगुवाई की। मतलब सारे बड़े नेता अरेस्ट हैं, तो यंगर लॉर्ड था, उन्होंने अपनी लीडरशिप में मूवमेंट को कैरी ऑन करने की कोशिश की। ये बात अलग है कि जब सभी नेता अंदर है और कांग्रेस अंग्रेज़ों का भी जो रिटेलिएशन है वो भरपूर है, और उस वजह से ये मूवमेंट नवंबर-दिसंबर तक आते आते फिजल आउट हो जाता है। इसकी जो चरम है वो ख़त्म हो जाता है। मूवमेंट तो चलता रहा लेकिन वो छुटपुट तौर पे चलता रहा। उसका जो 3-4 महीने का पीक था वो ड्विंडल हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये इम्पैक्ट छोड़ के गया था कि अब जब भी बात होगी वो इंडिपेंडेंस के बेस पे ही होगी। अंग्रेज़ भी लोगों का जो तांता लगा था, लोगों का जो पार्टिसिपेशन हुआ था मूवमेंट में, अंग्रेज़ भी समझ गए हैं अब भारतीयों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली रख पाना अपने साथ आसान नहीं है। अब तो कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाना पड़ेगा जब इनको अपने सरकार में बड़े स्तर पर एसोसिएट करना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ये रहा, अंग्रेज़ समझ गए हैं कि अब समय आ गया है कि भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मूवमेंट और आखिरी मूवमेंट माना जाता है। इसका इम्पैक्ट रहा, ड्यूरेशन शॉर्ट थी, इम्पैक्ट सबसे पावरफुल माना जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो 8 अगस्त है तो मैंने आपसे सोचा इसे शेयर कर लेता हूँ। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो आपसे मैं करना चाहता था। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट हमको लिख के भेजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। और भी ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।